डिस्कस की है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पर। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पर फ्रीक्वेंसी का बन सकता है, बॉन्ड ऑर्डर का बन सकता है, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन बन सकता है, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वो है कि एक्सियल, एक क्वेश्चन है कि एक्सियल फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। ये हमें सेट करना है। कुछ नीचे कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं, एक मेटल और ये CO यहाँ पर है, एक यहाँ पर है NH3 लाइगेंड है और ये CO है और ये भी CO है। ठीक है ना। तो ऐसे दो दिन और लिखे हुए हैं, उनमें आपको जो है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर सेट करना है। तो एक क्वेश्चन है ये कि CO यहाँ पर भी ये लाइगेंड, जस्ट ये डिफरेंस है कि ये Me3 हो जाएगा, NMe3। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, सेम मेटल है, नंबर ऑफ लाइगेंड सेम है, जस्ट डिफरेंस इन द टाइप ऑफ लाइगेंड एट दिस पोजीशन, ये है NET होल थ्राइस। तो आपको डिसाइड करना है कि इनमें ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड है, और यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि अलग अलग ऑर्डर दिए हुए हैं इनमें ना आपके। तो आपको ये बताना है कि जो एक्सियल CO है, ये वाला जो CO है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करनी है। सबसे ज्यादा किस में फ्रीक्वेंसी होगी, फिर उससे कम किस में होगी और उससे कम किस में होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपको सेट करना है। ठीक है ना। तो आपको बताया था कि भाई मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखिए, अगर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है और मेटल से वो जुड़ा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड O ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके EG ऑर्बिटल में जो है वो डोनेट कर दिया जाता है, राइट। और इसके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस, तो वहां T2G से जो T2G ऑर्बिटल होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की। जब इसके एंटी बॉन्डिंग में, CO के एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कैसे बढ़ सकता है, जब मेटल के T2G ऑर्बिटल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, यानी कि T2G में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका मतलब है वहां ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट या पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर हाई पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है कि किस में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये आपको जो है वो सेट करना है ऑर्डर ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यदि हम देखें, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर NM3 है और यहाँ पर NET3 है, तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है इनमें, सारे के सारे सिग्मा डोनर है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन ET इथाइल ग्रुप है, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ाएगा और नाइट्रोजन जो है इस मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल का ऑर्डर सेट कर लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या ऑर्डर आ जाएगा, थर्ड में सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड में और फिर फर्स्ट में। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर होगी, जितनी ज्यादा यहाँ पर होगी, तो वो उतना ही यहाँ पर डोनेट करेगा। यानी कि पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। यानी कि पाई बैक जो बॉन्डिंग होगी वो भी सेम ऑर्डर को फॉलो करेगी। यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई पाई बैक बॉन्डिंग होगी, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट। और जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो ये वैल्यू उतनी बढ़ेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। यानी कि इनका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कितना आ जाएगा, इनका ऑपोजिट कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये आपका जो है ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो यहाँ पर होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और उससे कम होगा यहाँ पर, और इससे कम होगा, सबसे कम होगा यहाँ पर। ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और दे देता हूं। मान लिया वो ऑर्डर सेट करवा देता आपसे मेटल और कार्बोनिल का, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां पर होगा,
तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए, जब ये बॉन्डिंग हो रही है तो ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, तो ये जितनी जाएगी उतना ही यहाँ पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यानी कि आप जो है दो बॉन्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मेटल और कार्बन के बीच में, यानी कि इसका अगर ऑर्डर सेट करें हम तो कितना आ जाएगा, थर्ड में सबसे ज्यादा, फिर सेकंड में और फिर फर्स्ट में। इसी के साथ साथ अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले कि बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सेट करो, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ किस किस के बीच में, बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली 1 होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ के। तो यानी कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आप सेट कर रहे हैं तो उल्टा कर दीजिए ऑर्डर इसका ना, तो क्या हो जाएगा, थर्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, फिर सेकंड में और फिर फर्स्ट में, फोर्स कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा थर्ड में होगा, यानी कि यहाँ पर होगा, समझ गया ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड है, ऑर्डर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, बिकॉज ऑफ हाई पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। ऐसे ही अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ले तुमसे, बॉन्ड लेंथ मेटल और कार्बन के बीच की, तो उसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला था आपने, तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, यानी कि फर्स्ट में सबसे ज्यादा और सेकंड में और फिर थर्ड में सबसे कम क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, समझ गया ना। क्योंकि थर्ड में यहाँ पर देखिए मेटल और कार्बन के बीच की अगर हाई पाई बैक बॉन्डिंग है तो बॉन्ड छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो sp2 कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। सबसे छोटा बॉन्ड sp3 होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर उससे कम डबल बॉन्ड होता है लेंथ में, और सबसे ज्यादा लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की। तो अगर पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो आप पाई कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा पाई कैरेक्टर, यानी कि स्मॉल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, एक सेम क्वेश्चन इसी तरह का और है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उसने ए कोई कंपाउंड दे दिया है और उसने कहा ए जो है वो MO मोलिब्डेनम और PF3 का होल थ्राइस एंड CO का होल थ्राइस, एक दे दिया ये, और बी कंपाउंड दे दिया उसने, बी कंपाउंड दिया है MO और PME का होल थ्राइस और इसका होल थ्राइस और CO का होल थ्राइस, और ये दे दिया, और वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है इसमें ना, फ्रीक्वेंसी C और O के बीच में, यानी कि A की ग्रेटर होगी B से, और दूसरा ऑब्जेक्टिव उसने दिया फ्रीक्वेंसी CO, यानी कि B की ग्रेटर होगी A से, और उसने एक ऑप्शन और दे दिया कि A और B के लिए बराबर है, और D में दे दिया ना, कुछ नहीं होगा, समझ गया ना। तो हमें अब चूंकि हमें पता है कि भाई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि CO बॉन्ड ऑर्डर देखना है, CO बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अभी आपको बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड फ्रीक्वेंसी होगी, समझ गए ना। तो हमें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं अगर हम, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है ये पाई बैक बॉन्डिंग का, कि किसकी पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कम होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, समझ गए ना। और Mb जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, वो एक ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और वो एक डोनेटिंग की तरह काम करता है। तो आप इसे थोड़ा सा ये कहते हैं कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ गए, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो हाई अमाउंट में पाई बैक बॉन्डिंग होगी, हाई अमाउंट में पाई बैक बॉन्डिंग होगी। अगर हाई अमाउंट में पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो कम हो जाएगा, समझ गए ना। अब कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आपका, राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस केस को बनाने लगूं इस तरह, ये आप CO ले लीजिए, एक दिखा रहा हूं और एक यहाँ पर दिखा देता हूं मैं PF3, राइट। और दूसरा केस है आपको MO और CO, और ये है आपका PH का होल थ्राइस, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे से खींचेगा और ये मेटल पे बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ गए। अब ये बढ़ाएगा तो पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, तो ये और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होगी।
और यहाँ पर केवल ये पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कम पाई बैक बॉन्डिंग होगी इसके मुकाबले। अब यहाँ पर ज्यादा बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन ना, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ये, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन दे रखा है उसने, एक स्ट्रक्चर दे रखी है Ti और इसने ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और इस तरह की स्ट्रक्चर दे रखी है उसने, और ये कहा उसने CO और ये भी CO और ये भी CO, सॉरी ये है PET का ऑथराइज, ठीक है ना, PET ऑथराइज और ये है PET ऑथराइज और PET3, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने दे दिया टाइटेनियम और एक CO यहाँ पर दे दिया, एक CO यहाँ पर, एक Cp ये दे दिया उसने और एक Cp ये दे दिया है, और कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताइए, यानी कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर सेट करना है। उसने A लिख दिया इसे और ये B कंपाउंड है और ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, समझ गए ना, A में ज्यादा होगी या B में ज्यादा होगी, ये हमें बताना है, समझ गए ना, इतनी बात है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑक्साइड टाइप का बॉन्ड है, यानी कि ये इस तरह का बॉन्ड है, राइट, समझ गए। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगे तो यहाँ पर Ti पर 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और यहाँ पर Cp 1 नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसकी +2 आएगी, समझ गए ना। अब +2 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, एक तो +4 है, ऑलरेडी मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी कि इस पे तो कुछ ज्यादा है, क्योंकि इस पे टाइटेनियम तो सेम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, लेकिन इसका +2 है, इसका +4 है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अभी फिलहाल। और फिर ऊपर से इस पे डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, लेकिन डोनेटिंग ग्रुप का इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना ऑक्सीडेशन का आएगा, समझ गए ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी कम है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें तो बिल्कुल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी d ऑर्बिटल में ना, समझ गए ना। स्कैंडियम टाइटेनियम ही तो होता है, तो ये d0 स्टेट है और ये d2 का केस है, समझ गए ना। तो अब ये बढ़ाता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ये पाई बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा कार्बोनिल के साथ, पाई बैक बॉन्डिंग बहुत कम अमाउंट में करेगा, बल्कि करेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो इसका मतलब हो गया लेस पाई बैक बॉन्डिंग होगी तो लेस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हाई हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए A की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी CO के लिए, समझ गए ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है, 1 मिनट, चलिए तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आपको कई सारे कॉम्प्लेक्सेस दे सकता है वो, और ये पूछे कि कौन सा इनमें से पाई बॉन्डेड है या पाई कॉम्प्लेक्स है, और ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको बता रखा है सब चीजें कि पाई कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, तो आपको ये देखना है कि भाई ऑर्गेनिक जो लिगेंड होंगे अगर वो कॉन्जुगेटेड है, यानी कि उनमें जो है पाई कॉन्जुगेशन यानी कि पाई बॉन्ड अवेलेबल है, तो हो सकता है वो मेटल के साथ जो इंटरेक्शन करेगा वो इंटरेक्शन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू करे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस को हम पाई कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, और जो पाई बॉन्ड नहीं रखते जैसे अल्काइल ग्रुप हो गए सिंपल ना, तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करते हैं, सिग्मा बॉन्ड डोनेशन करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। विच कॉम्प्लेक्स में लिख देता हूं क्वेश्चन को, विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म ओनली सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ओनली सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और विच वन इज ओनली पाई। अगर ये पूछ ले, मान लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो फिर वो भी टिक करना है आपको ना, लेकिन मैं बस इसी को डिस्कस कर लेता हूं। उसने ए ऑब्जेक्टिव दे रखा है आपके पास W और CH3 का होल 6, और B उसने दे दिया है FeCO और 5, और C उसने दे दिया है आपके पास Mn2 और CO होल 10,
और डी उसने दिया है आपके पास सी पी सी आर और सी ओ का होल ट्राई, ये दे दिया है, समझ गए। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ओनली सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भी पाई कैरेक्टर आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर भी सीपी रिंग आ गया, सीपी रिंग आ गया, हालांकि ये पाई कॉम्प्लेक्स ना है और ना ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, समझ गए ना, सिंपल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है और इसमें पाई कैरेक्टर होता है, समझ गए ना, यानी कि पाई बॉन्ड बनता है इसमें T2G जो ऑर्बिटल है मेटल का उसकी वजह से, समझ गए ना। तो Cp जो है वो एक पाई डोनर है, यानी कि पाई जो पाई कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मेटल की तरफ शिफ्ट कर देता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर भी कार्बोनिल आ गया, मैंने अभी आपको बताया कार्बोनिल के बारे में, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पर जो CH3 है वो सिंगल इस तरह से जुड़ रहे होंगे, समझ गए ना, CH3 यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा मेटल और लाइगेंड के बीच में, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आते हैं मेटल कार्बोनिल्स में। कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स, इस तरह का कॉम्प्लेक्स, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। द कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे आपको, हैविंग द कॉम्प्लेक्स हैविंग 1 म्यू टू CO, म्यू का मतलब है ब्रिज, और 2 इसलिए लगाया है कि ये ब्रिज पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ब्रिज CO, यानी कि इनमें जो कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूं इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें केवल एक ब्रिजिंग है, एक ब्रिज CO, उसने लिख दिया Fe2CO का होल 9, और उसने लिखा दूसरा RuCO का होल 9, और उसने तीसरा लिख दिया Osmium2 और CO का होल 9। उनमें से ये आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है या ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें केवल एक ब्रिजिंग CO है, समझ गए। तो सबसे बेस्ट तरीका है, इनका लेक्चर मैंने बना रखा है इनकी स्ट्रक्चर पे, वो देखिए आप, और इनकी स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, मोस्टली उनको इनकी ड्राइंग की प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि भाई जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो इंस्टेबल होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो एग्जिस्ट तो रियल में जो है 1 ब्रिजिंग या 2 ब्रिजिंग के साथ करते हैं, लेकिन 18 रूल उनकी 3 ब्रिजिंग या 1 ब्रिजिंग में भी हो सकती है, तो 18 रूल के हिसाब से इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं की जा सकती है, बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस है, तो बेटर रहेगा आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर फिक्स है, वही याद रखिए आप, इसकी स्ट्रक्चर होती है Fe और Fe, यहाँ पर 3 CO जो है वो ब्रिजिंग पोजीशन में होते हैं, एक CO यहाँ पर, अब कितने बच गए हमारे पास 6, तो 3 CO यहाँ पर और 3 CO यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगे अब, तो आप कहेंगे 3 तो है इसमें μ2 CO, 3 ब्रिजिंग CO है, और बाकी 6 बचे टर्मिनल, यानी कि 6 टर्मिनल CO है इसमें ना, समझ गया। तो ये आप ध्यान रखिए, और मेटल मेटल बॉन्ड भी पूछ सकता है कभी कभी ना आपसे, तो मेटल मेटल बॉन्ड इसमें है 1, ये Fe के बीच में केवल एक बॉन्ड है। यदि हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें, दोनों की स्ट्रक्चर कॉमन है, सेम है, इसलिए मैं सिंपल स्ट्रक्चर ले लेता हूं और मेटल मान लेता हूं M, μ2 Ru2 सॉरी, ठीक है ना। तो इसे मैं मेटल मान लेता हूं, क्योंकि कोई सी भी रख लो स्ट्रक्चर सेम आएगी, तो इसलिए मैं इसे मान लेता हूं कंबाइंड फार्मूला M, और ये M की जगह Ru भी ले सकते हैं आप, ओस्मियम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में केवल एक ब्रिजिंग होती है, और बाकी अब कितने बचे, 8 बच गए, तो 4 इधर रख दीजिए और 4 इधर रख दीजिए, यानी कि 4 टर्मिनल CO होंगे और एक ब्रिजिंग CO होगा, समझ गए ना। तो इनकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ कि एक तो हो गया इसमें μ2 CO, और इसमें बाकी 8 आ गए आपके पास टर्मिनल CO, ठीक है ना, और मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया इसमें, 1 मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये इनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये तभी पॉसिबल है जब आपको प्रैक्टिस हो स्ट्रक्चर की, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसने कुछ और स्ट्रक्चर दे रखी है, उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन पे लिख दिया है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन 6 को किस तरह से शो करना है। उसने कह रहा है कि n μ2 CO, n कोई नंबर है जैसे 1 2 3, ठीक है ना, कॉमा n TCO, उसने लिखा है फिर T4 टर्मिनल, उसने ये भी लिखा है जैसे अभी यहीं पर रिप्रेजेंट किया था, और NMM बॉन्ड कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिजिंग लाइगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ टर्मिनल लाइगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, ये आपको बताना है, समझ गए ना। और ये आपको बताना है, और स्ट्रक्चर उसने दे दी है यहाँ पर, उसने स्ट्रक्चर दी है, ये दिया हुआ है इसमें नीचे, हाँ यस, Fe
फोर्थ था Fe3 और CO का होल 12, एक स्ट्रक्चर उसने दी है ये, और एक दिया है Ru3 और CO होल 12, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इनकी भी स्ट्रक्चर फिक्स है तभी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो इसमें भी Fe और Fe के स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, ये फिक्स है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेक्चर अपलोड किया हुआ है इस पे। और यहाँ पर ये प्रत्येक Fe पर जो है यहाँ पर तीन होंगे, यहाँ पर 4 CO होते हैं, ठीक है, ये 4 होंगे, और यहाँ पर 3 CO होते हैं, ठीक है ना, ये CO, और यहाँ पर एक ब्रिज CO होता है, सभी पोजीशन पे नहीं होंगे, यहाँ पर 2 CO होते हैं, और ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है Ru की, ये Ru, फिर Ru यहाँ पर होगा, एक Ru यहाँ पर होता है, एक ये, और सभी पे 4 CO जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, ब्रिजिंग नहीं शो करता, ये ब्रिजिंग शो नहीं करता, तो सारे के सारे CO जो हैं वो टर्मिनल पोजीशन के होंगे, ठीक है ना, ये CO हो गया, CO, यहाँ पर भी CO, ये CO हो गया, ये CO हो गया, ये CO हो गया, और ये, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो n के लिए जो पहले वाला है n1 मान लो, इसे n2 मान लो, n3 मान लो, ठीक है ना। तो n1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, ठीक है ना, और यहाँ पर n1 की वैल्यू हो गई 0, कुछ नहीं है यहाँ पर, ब्रिजिंग कार्बोनिल है ही नहीं यहाँ पर। फिर n2 इसके लिए देखिए टर्मिनल कितने हैं, 3 4 3 7 3 10, और यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, ठीक है ना। और यहाँ पर n3 देख लीजिएगा, n3 क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है, तो यहाँ पर Fe के बीच में एक बॉन्ड ये है, एक ये है, और एक ये है, 3 है, और यहाँ पर भी n3 है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको सोल्व करना है, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, जो आपका सही बैठेगा वो आप करेक्ट कर देना कि भाई ये हमारा आंसर जो है वो ये है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, और जो कार्बोनिल है वो तो बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है ना, बस आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। कितने टर्मिनल है, कितने ब्रिजिंग CO है, इस पे बहुत फेमस है ये, और बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, और वो कहता है कि नेम ऑफ द फॉलोइंग बोरेन, ठीक है ना, नेम ऑफ द फॉलोइंग बोरेन, और उसने बोरेन दे दी है C2B9H12 1 पॉजिटिव, ये दिया हुआ है, और उसने ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपके पास क्लोजो, फिर B दिया हुआ है निडो, और C दिया हुआ है आपके पास अल्चेनो, और ये दिया हुआ है डी क्लेरो, या हाइपोल, कुछ भी दिया हुआ, हमें करेक्ट आंसर देखना, ये हमें करना है, ठीक है ना। तो मैंने इसका एक सिंपल सा तरीका बता रखा है, लेक्चर है बोरेन पे, लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आप क्या करेंगे, आप C2B9H12 और 1 पॉजिटिव है, तो ये कार्बन है, ठीक है ना। तो आपको पहले से बोरोन की फॉर्म में लाना है, और कार्बन होता है BH के बराबर, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और BH की वैलेंस शेल में और वो जब कंट्रीब्यूशन आएगा B के 3 और एक हाइड्रोजन का, तो 4 ही आएंगे, यानी कि एक C जो है वो BH के बराबर कर सकता है। तो आप इसे करें कि BH और C का 2 है, तो BH का 2, और B9 और H12 और 1 पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, ये B का हो गया आपके पास 11, H हो गया आपके पास 14 और 1 पॉजिटिव। तो आपको फॉर्मूला लाना होता है Bn और Hn और 2 नेगेटिव, यानी कि वो देख लेंगे हम, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, क्लोजो निडो HNO, इस तरह चलेंगे ना, 2 नेगेटिव, फिर Bn Hn, 4 नेगेटिव, फिर Bn Hn और 6 नेगेटिव, क्लोजो निडो HNO, इस तरह चलते हैं ना, ठीक है ना। तो हम इसे 11 है तो इसे भी 11 करने की कोशिश करते हैं, तो B11 और H11, तो 3 हाइड्रोजन आपने निकाले, और एक उसमें तीन हाइड्रोजन निकाल के 3 नेगेटिव रखेंगे, और एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल 2 नेगेटिव बचा, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, क्लोजो का हो गया, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट, इज ओके। फिर एक क्वेश्चन और दे सकता है वो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ओस्मियम 6 और एक कार्बोनिल है, और 18, ये एक कंपाउंड दे दिया उसने, 2 नेगेटिव, कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ this complex, what is the type of this complex, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देता हूं, what is the type of this complex, right, this complex। तो मैं लिख देता हूं, उसने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, वही दिया हुआ है, क्लोजो निडो वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्लोजो, और B हो जाएगा निडो, और C हो जाएगा आपके पास अर्चेनो,
चैनो, और डी आपके पास है, आपके पास डी है हाइपो डी है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो इन जब ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, ये बोरेन थे, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी मैंने अलग से बनाया हुआ है इनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, और मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर एक वैल्यू m निकालनी है, और यदि m इज इक्वल टू m-1 आता है, m इज इक्वल टू n, या फिर m इज इक्वल टू n+1, या m इज इक्वल टू n+2, या फिर m इज इक्वल टू n+3, या फिर m इज इक्वल टू n+4, ये आते हैं, तो इसे कहते हैं सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर। ये हो जाएगी सुपर क्लोजो, ओके। और ये हो जाएगी आपकी हाइपर क्लोजो, और ये हो जाएगी आपके पास क्लोजो, और ये हो जाएगी आपके पास नीटो, और ये हो जाएगी आपके पास अर्चेनो, और ये हो जाएगी आपके पास क्लैडो, ओके, क्लैडो, ओके। तो आपको m निकालना है। अब m निकालने का तरीका क्या है, समझ गए, m निकालना है बस आपने, और n है नंबर ऑफ मेटल जो दिए होंगे, जैसे 6 दे रखा है यहाँ पर ना, तो m निकालना है, और m निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12 इंटू n, जो n की वैल्यू है, और बाई 2, ये आपको देखना है, ठीक है ना, कितना आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं इसमें, तो इसमें ओस्मियम 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है 6, और प्लस 18 गुना एक CO2 देता है, और प्लस 2 और कर दीजिए क्योंकि 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया -12 गुना 6, n की वैल्यू 6 है क्योंकि मेटल 6 है, और बाई 2, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 से 48 और 36, और ये 48 2 50, और ये आ जाएगा 86, राइट। और ये 12 6 72, 72 बाई 2 यानी कि 14 बाई 2 यानी कि 7, और 7 को आप क्या कह सकते हैं, n+1 कह सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 6 है यहाँ पर ना, तो 6+1 यानी कि n+1, और n+1 किसके लिए यूज करते हैं, क्लोजो के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्लोजो, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है वो देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ यस, ये है पाई कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे कपड़ा लेना पड़ेगा कि अच्छे से साफ नहीं हो रहा। ओके, तो हमें जैसे जिसोन साल्ट आपने पढ़ा है, ओके, तो उसी से एक क्वेश्चन उस पे बहुत फेमस क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है वो आपको जो है वो सोल्व करना है, ठीक है। तो मोस्टली वो ये जो क्वेश्चन है जिसोन साल्ट का, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। आपको जो है इसमें बॉन्डिंग समझनी है, और मैंने इसकी बॉन्डिंग समझाई हुई है, आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स उसने लिखा है, उसने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, और क्वेश्चन दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड। अरेंज द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड ऑर्डर, ओके, ऑर्डर ही है, बॉन्ड लेंथ भी दे सकता है वो यहाँ पर ना। और उसने A दिया हुआ है आपके पास, A PgCl3 और C2H2, एक ये दिया हुआ है, और उसने दिया हुआ है दूसरा आपके पास है KPgCl3 और C2Cl4, राइट। और उसने C दिया हुआ है आपके पास KPgCl3 और C2Br4, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो आपको ये बताना है कि किस में CC, ये एल्कीन है ना, एल्कीन टाइप का CC बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा होगा, ये आपको जो है बताना है, ठीक है ना। या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, और वो ऑब्जेक्टिव बना के दे सकता है यहाँ पर कि किस में जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्टिव बना सकता है A लेस देन B लेस देन C, ठीक है ना, इस तरह से बना सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि जो Pg होता है ये, और यहाँ पर एक Cl और Cl और Cl, और यहाँ पर ये एल्कीन होती है, ठीक है ना। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मेटल ना, और ये +2 है, और हाइब्रिडेशन होता है इस पे DsP2 हाइब्रिडेशन आएगा, तो S कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी,
प्लेनर यानी कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी क्योंकि 4 लिगेंड है। तो और D8 का केस है, D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले जब 4 लिगेंड होते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं एक्सेप्ट निकल। अगर निकल है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, अदरवाइज अगर वीक लिगेंड है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो तब भी वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है। लेकिन बाकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट मेटल्स पर लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई वीक और कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए +2 और ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी D8 के केस में ना। अब यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये हुआ क्या है, ये बॉन्डिंग, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन में sp2 हाइब्रिड को बनाते हुए इसके जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, इस तरह खड़े होंगे ना, ठीक है। तो आपको ये देखना है, तो ये एल्कीन का हुई किस तरह से बॉन्डिंग ये देखना है। तो जब एल्कीन थी हमारे पास, जो न्यूट्रल एल्कीन है आपके पास, ये न्यूट्रल एल्कीन है, मैं इसको x अक्ष मान लेता हूँ अभी ना, x और x जो सब्स्टिट्यूएंट है। और ये जो पाई बॉन्ड है इसका, वो पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरह की, और वो डोनेट की जा सकती है। तो वो जब ये एल्कीन पीटी के कांटेक्ट में आती है तो पीटी का जो Eg ऑर्बिटल है, Eg ऑर्बिटल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी। अब जब एल्कीन होती है तो एल्कीन जब बनती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बने होंगे। तो अब जो पीटी का जो T2G ऑर्बिटल है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें डोनेट कर देता है इनके एंटी बॉन्डिंग में ना। तो इसका मतलब है इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा। समझ गए, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखें, अगर हम इसकी इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो एक केस तो ये हो गया। अब जब हम इक्विलिब्रियम के केस में आते हैं, आई मीन इस बॉन्डिंग को रियलिटी में लेके आते हैं। ये बॉन्डिंग है इसकी, ये x लग रहे हैं यहाँ पर, ये x है और ये x है। अब इसे मैं थोड़ा सा रियलिटी में दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ होगा क्या यहाँ पर। तो ये Pt और ये Cl और ये भी Cl और यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड बनता है। ध्यान से देखो, ये कार्बन और ये कार्बन और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बच जाता है क्योंकि पाई बॉन्ड इधर चला गया है, और ये x और ये x और ये x और ये x। तो यदि ध्यान से देखें तो इस पे sp3 कैरेक्टर आ गया है अपना, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया है। लेकिन एल्कीन पे तो sp2 होता है, समझ गए ना। तो अगर फ्री एल्कीन है तो sp2 हाइब्रिडेशन होता है कार्बन पर, लेकिन अगर वो मेटल से अटैच हो जाती है तो इस कार्बन पे sp3 कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग। समझ गए ना, हैप्टिसिटी 2 है यहाँ पर इस लिगेंड की, यानी कि दोनों कार्बन से अटैच है ये pt, तो इस पे sp3 हाइब्रिडेशन आ गया है अपना। sp3 आ गया है तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। यानी कि पूरी तरह तो sp3 नहीं होता, लेकिन sp3 कैरेक्टर मच होता है एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। तो और एक कैरेक्टर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं ये बॉन्ड ना। और ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे क्योंकि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ ना, ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है इसका, ध्यान से देखो आप। और ये एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड है, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में इस तरह से नजर आएंगे आपको ना, कभी ये कभी ये कभी ये, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये है आपके पास इक्विलिब्रियम के स्ट्रक्चर, मैंने आपको नीचे ड्रॉ कर दी है, इक्विलिब्रियम है ये, समझ गए ना। अब यदि हम ध्यान से देखें तो आपको ये बताना है कि भाई कहां पर CC के बीच में बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब आपको ये बता दिया भाई CC ये बॉन्ड ऑर्डर। अब आप इसे समझ लीजिए कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर वो एक से तो ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा इस कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन 2 से कम होगा। पहले तो 2 था ना यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर था वो आपके पास 2 था, लेकिन अब 2 नहीं रहा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डोनेट कर दी गई है, समझ गए ना। तो अब ये दोनों के बीच में होगा। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं आप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचेगा तो बॉन्ड ऑर्डर और कम हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कार्बन से यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर की हुई है कार्बन कार्बन के बीच में वो खींच लेंगे अपनी तरफ, तो बॉन्ड ऑर्डर और भी कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है आपको तो आपको यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए एक में तो है फ्लोरीन, एक में है क्लोरीन, एक में है ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का यहाँ पर वो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आएगा भाई सबसे ज्यादा ब्रोमीन के केस में,
फिर क्लोरीन के केस में और फिर फ्लोरीन के केस में, क्योंकि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस लेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम कर देगा। तो इसलिए आपको यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो सी फिर बी और फिर ए, ये जहां भी होगा वो ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। तो दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड है सेम इसी से ही है थोड़ा, सॉरी होमोजेनियस कैटालिसिस से है। अच्छा, इसके कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं इसी क्वेश्चन के, क्योंकि इस पे एक दो ऑब्जेक्टिव और आए हुए हैं, गेट में भी नेट में भी आते हैं, ठीक है ना। तो वो कभी कभी ये पूछ लेता है क्या इस कॉम्प्लेक्स में तीनों के तीनों जो क्लोरीन बॉन्ड है क्या उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ट्रांस और सिस बॉन्डिंग जो है वो आ रही है एल्कीन के रेस्पेक्ट में ना, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ कभी भी सेम नहीं हो सकते, समझ गए ना, ये तीनों बॉन्ड लेंथ कभी सेम नहीं हो सकती। एक तो बात ये मान लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन में जो है एक से ज्यादा आंसर हो तो तब ये काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में देते हैं कि इसके तीनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, नहीं होती भाई, ये अलग अलग होती है। दूसरी बात, प्लेटिनम और इस एल्कीन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है, नहीं होता भाई, वो 1 से ज्यादा और 2 से कम होता है भाई। फिर एल्कीन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, sp3 कैरेक्टर होता है। जो एल्कीन का कार्बन है उसके चारों ओर ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, वहां पर टेट्राहेड्रल कैरेक्टर होता है, समझ गए ना। आगे इतनी बात समझ में नहीं, ठीक है। फिर आपको मैंने स्टेप वो बता दिया कि कहां पर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ये बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा कि कहां पर बॉन्ड लेंथ होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आप ना, तो वहां निकल आएगा, समझ गए ना। वो पाई बैक बॉन्डिंग पूछ सकता है, या प्लेटिनम या एल्कीन के बीच में कहां पर ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वो आप ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो कह रहा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना, प्रेडिक्ट द order of reactivity predict the order of reactivity in oxidative addition reaction, ठीक है ना, reaction with HCl, ओके, with HCl। और उसमें दिया हुआ है ए, उसमें ऑब्जेक्टिव देते हैं किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, Cl CO PPH का होल थ्राइस और इसका होल ट्वाइस। दूसरा दिया हुआ इसमें IrCl और CO और P Me3 का होल ट्वाइस। C दिया हुआ इसमें IrMe और CO और PMe का होल थ्राइस और इसका होल ट्वाइस, ठीक है ना। और उसमें दिया हुआ है कि इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, रिएक्टिविटी किसकी बढ़िया है, किसकी कौन इजीली से रिएक्टिविटी शो कर सकता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता रखा है कि Ln और ये N पॉजिटिव है सपोज, और यदि ये दो लिगेंड है X और Y, एक बॉन्ड है और उसको ऐड करता है तो Ln और M और ये N+2 और इसका ये इतना आ जाएगा और यहाँ पर दो लिगेंड अटैच हो जाएंगे, समझ गए ना, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, आपने देखा दो लिगेंड अटैच हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 निकल गई है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होंगे तभी तो इसको 2 पॉजिटिव आया, समझ गए, 2 पॉजिटिव इंक्रीज हो गया 2 यूनिट ना, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कौन दे सकता है, जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जिस पर चार्ज थोड़ा कम होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए तो देखिए, अगर यहाँ पर देखें IR पर +1 ऑक्सीडेशन है ड्यू टू क्लोरीन, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, यहाँ पर क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन इसलिए है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, Me एनायनिक टाइप का लिगेंड है तो ये भी +1 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट सब पे प्लस सेम हो गए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर PPH3 है, यानी कि ये एक एरोमेटिक सिस्टम है और ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह यहाँ पर काम करेगा, ये डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और ये दोनों सेम कैसे हो गए। अच्छा, ये एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी ये भी डोनेटिंग की तरह काम करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन IR पर सबसे ज्यादा हो गई भाई C में, और फिर B में, और फिर A में, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इजीली से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आएगा वो C और B और A, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ये क्वेश्चंस थे जो आपको प्रैक्टिस में लेके आने हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चन एक ही तरह के हों और अलग अलग उनको मतलब डिफरेंट करके लिखा गया हो, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा अलग अलग कॉन्सेप्ट पे होगा, जैसे कार्बाइन हो गया, कार्बाइन हो गया, या फिर मेटल कार्बोनेट्स हो गए,